5,000 रुपये का टोल टैक्स लगा भाई। भाई ये हम लोगों को अभी बहुत बड़ा जाम जो है वो शो हो रहा है। सस्ते वाला होटल आ रहा था 16,000 20,000 का, तो इसके तो आसपास भी आप फटक नहीं सकते। पता यार क्या पागल कुत्ते ने काटा था हमें, पर इन्होंने नहीं लगाई यार, ये गलत किया इन्होंने। बेचारे कुछ लोग चलाते हैं, उनको पहले गवर्नमेंट ने टिकने देती और अभी हम बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं भाई। पर हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि ये इस तरीके की चीज़ों को भी तवज्जो नहीं दी जाती। बहुत दिनों के बाद भाई आज भारतीय खाना खाने को मिलेगा। राम राम भाई सभी को, मनोन मैप में आप सबका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ ओस्लो की नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, मैं गलत बोल रहा था। और आज मैं एक बिल्कुल अलग ही दुनिया के अंदर हूँ, जिस दुनिया को आप यूँ कह सकते हैं कि ये कारावैन की दुनिया कह सकते हैं आप, या टेंट वालों की दुनिया कह सकते हैं, या बंजारों की दुनिया कह सकते हैं। हर चीज़ है यहाँ पर भाई ना। मैं आपको पहले उसके बारे में बताऊँगा क्योंकि मुझे इस एरिया को लीव करते हुए जाना है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये वॉशिंग मशीन नज़र आ रही है, आप अपने कपड़े जो है जितने मर्जी कपड़े आप जो अपने वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको अपना कार्ड टच करना है और आप अपने कपड़े जितने मर्जी जो हैं आप वो धो सकते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह पे इजीली मिल जाता है। फिर उसके अलावा आपके पास बर्तन है, आपको बर्तन वगैरह धोने हैं तो बर्तन वगैरह आप यहाँ धो सकते हैं। और यहाँ देखिएगा जो आपको दिखाने वाली चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हाइट के ऊपर, क्योंकि ये जगह वैसे भी हाइट के ऊपर है। पर ये देखो आप यार, एक से एक कारावैन यहाँ पे लोगों की खड़ी है, एक से एक टेंट लोगों के यहाँ पे खड़े हैं। लोग पूरी फैमिली को लेके निकले हुए हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए पूरी दुनिया को। और यहाँ पर इन लोगों को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँ कि यूरोप की हर कंट्रीज़ के अंदर आपको कारावैन के लिए जगह मिल जाती है। पर हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि ये इस तरीके की चीज़ों को भी तवज्जो नहीं दी जाती। और वो कहीं अगर कोई पर्सन अपनी गाड़ी वाड़ी लगा के अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कहीं ना। तो ये देखो है ना, लोग अपनी, और यहाँ पे क्या है कि जैसे इस स्पेस के ऊपर, कैंप साइट के ऊपर क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ अपना पे करके आना चाहते हैं या कैसे आना चाहते हैं, क्योंकि इनको सारी जो कारावैन होती है इनमें बड़ी बड़ी बैटरी होती हैं, इनको चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो इनके चार्ज थोड़े अलग रहते हैं। ये स्लॉट ऐसे अलॉट किए जाते हैं इनको कि आपको 187 नंबर मिला, 191 नंबर ऐसा मिला, ऐसे वो मिलते हैं। लोग अपने कपड़े धोते हैं, साइकिल पीछे टंगे हुए हैं लोगों के। कुर्सियाँ देखो आप, कितनी बढ़िया वाली कुर्सियाँ रखी हुई हैं। मतलब ये पूरा ये है एक्चुअली में लाइफ को एंजॉय करने का पूरा प्रोसेस ये है भाई ना। ये अपनी गाड़ी के पीछे, ये गाड़ी देखो, गाड़ी है इतनी, और पीछे का वो देखो पूरा, इसमें पूरी फैमिली होगी, 3-4 लोग तो कम से कम होंगे। और ये ऊपर भी नीचे भी सारी जगह पे है ये। हम लोग यहाँ पे, मैं एक सेकंड, हाँ मेरे हाथ में एक्चुअली में कपड़े हैं क्योंकि हम लोगों को रात को यहाँ पे जगह नहीं मिली थी भाई। तो हम लोगों ने सुबह इनसे बात करके 5 यूरो में, सिर्फ 5 यूरो में मेरा और अनिल का शावर और इनका वॉशरूम वगैरह यूज़ करने का पूरा सेटअप, मतलब इन्होंने हमें 5 यूरो में दे दिया। गाड़ी हमने बाहर ही अभी लगाई हुई है, गाड़ी हम अंदर नहीं लेके आए क्योंकि फिर हमें बाहर निकालनी पड़ती। अब जिस जगह पे खड़ी है वो, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, वहीं पे खड़ी करके हम ओस्लो को घूमने चले जाएंगे। आप ये देखो हर जगह पे आपको ना, मैंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा कभी सेटअप नहीं देखा जहाँ पे इतनी सारी कारावैन आ रखी हों, इतने सारे टेंट मतलब एक साथ लग रखे हों। इतनी सारा सेटअप नहीं देखा मैंने कभी अपनी लाइफ में। आप में से अगर किसी ने देखा तो प्लीज़ बताना भाई, देखा तो कहाँ देखा था। और ये देखो कितना बड़ा टेंट लगा रखा है इस बंदे ने। और जब ये बुकिंग करते हैं तो पूछते भी हैं कि हाँ आपका टेंट है कितना, किस साइज़ का रहेगा, गाड़ी किस साइज़ की है। अच्छी चीज़ें हैं यार, जब मन करे तब अपना गाड़ी उठाओ और निकल पड़ो। क्योंकि हम लोग अगर यहाँ पे होटल देख रहे थे ना ओस्लो में, भाई सस्ते से सस्ता होटल ये है। ओवरव्यू एक सिटी का ओस्लो का, जो हम सस्ते से सस्ता वो देख रहे थे होटल, वो भाई 18,000 का 20,000 रुपये का आ रहा था यार। 18-20,000 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा है यार, हम लोग इतना थोड़ी देंगे। अगर 20-20,000 के होटल अगर हम लेंगे तो 30 रातों का आप हिसाब किताब लगा लेना कि कितना पैसा बैठ जाता है हमारा। तो आज दिन के व्लॉग की शुरुआत जो है हम यहाँ से कर रहे हैं और अभी चलेंगे हम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के ऊपर ही टेंट लगाए होते हैं, उनको एडिशनल फिर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के साथ होगा इनका, और इन्होंने पावर का सॉकेट लिया हुआ है। ये इनकी किचन का सेटअप, ये इंडिया में भी अभी हैं, बनाते हैं,
इंडिया में कुछ कारावैन अभी बननी भी शुरू हुई हैं, पर ये बिल्कुल ही हाई लेवल की अलग दुनिया है। देखो अपने पेट को साथ में लेके लोग आए हुए हैं। ये छोटा सा टेंट, ये मे भी कोई अकेला होगा, इसने अपना छोटा सा टेंट लगा रखा है, देखिए। और अलग अलग प्राइजेज़ हैं इनकी, छोटी गाड़ी का अलग है, बड़ी गाड़ी का अलग है, आपके पास कैंप है उसका अलग है, कारावैन है आपके पास उसका अलग है, सबके अलग अलग हैं। लोगों ने अलग अलग साइज़ के टेंट लगा रखे हैं चारों तरफ। और सिर्फ यहाँ नहीं, आप देखो ये नीचे भी सब लोगों ने ऐसे टेंट लगा रखे अपनी। ये काफ़ी पॉपुलर मतलब कि ट्रेंड है यहाँ पर यूरोप में। जो लोग मतलब कि घूमने फिरने के ज़्यादा शौकीन होते हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ियों के अलावा एक ऐसी कारावैन वगैरह ले लेते हैं। उसी में उनका रहना खाना सारा सिस्टम हो जाता है। उनको बस एक स्पेस चाहिए होता है जहाँ पे वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें। ये अलग ही दुनिया है। ये लोग रात को बहुत देर तक जागते हैं, इसलिए अभी इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं यहाँ पर। हम लोगों ने इनसे बात करने में, सोचने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया, क्योंकि हमें कोई रेफरेंस मिल रहा था यहाँ पे। हमें था कि हम वहाँ चल पड़ेंगे, पर हम लोगों ने वहाँ की लोकेशन लगाई तो बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था वहाँ जाने का, तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ये देखो भाई कितनी सारी खड़ी हैं व्हीकल। लोग अपना पूरा सिस्टम, पूरा मतलब कि जो कुछ भी रिक्वायर्ड होता है ना, सब मतलब एक घर के अंदर जो सामान होता है वो सब इनके पास होता है भाई, इस तरीके की कारावैन के अंदर। और भारत में तो अभी इसका चलन बेचारे कुछ लोग चलाते हैं, उनको पहले गवर्नमेंट ने टिकने देती, गवर्नमेंट की नॉर्म्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, जबकि वो जो लोग कारावैन लेते हैं वो हर तरीके के रूल को फॉलो करते हैं भाई, क्योंकि वो मतलब ऑलरेडी इस तरीके के स्टफ़ की वैल्यू को समझते हैं। पर गवर्नमेंट को इंडिया में भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। और इस तरीके के सेटअप में और क्या फ़ायदा होता है कि ना, आपको अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आप उनके कल्चर को समझ पाते हो, उनसे बात कर पाते हो। अगर मतलब आप नए फ्रेंड्स बना सकते हो यहाँ पे, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। मैं अपनी अभी जैसे मैं कल स्वीडन से आया, तो मुझे किसी का ना उसका बाइकर का मैसेज आया। वो मतलब ऐसे ही जैसे हम लोग घूम रहे हैं, वो ऐसे ही घूमता रहता है। उसने मुझे मैसेज डाला हुआ था कि भाई अगर आप स्वीडन में हो, स्टिल आपको स्टॉकहोम में कोई भी किसी तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत हो ना, तो आप मुझे बिना झिझक के कॉल करना। तो ये एक अलग कम्युनिटी है जो अलग तरीके की सपोर्ट करती है। तो अभी इस जगह को अलविदा बोलते हैं, क्योंकि हमें सिटी में घूमने के लिए निकलना है भाई। ये इस एरिया का रिसेप्शन डेस्क है, और इसका टाइमिंग था यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। और रिसेप्शन डेस्क के अंदर ही जो है इन्होंने जो है छोटा सा कैफ़े शॉप बनाया हुआ है। तो ये इनका बैरिकेटिंग सिस्टम है। जिस गाड़ी के नंबर इनके पास रजिस्टर्ड होंगे, तो जब एग्ज़िट करेगी तो ऑटोमेटिकली ऐसा बैरिकेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगा, और ये अंदर एंटर लेगा। और इनके पास भी अपना पास होगा, और ये पास को स्कैन करेंगे और देखना इनका बैरिकेटिंग खुल जाना चाहिए आई थिंक, अगर कोई दिक्कत ना हुई तो। सॉरी, ये देखिएगा खुल गया। ऐसे एंट्री देते हैं, ऐसे एग्ज़िट होता है। पहली बार यहाँ पे यूरोप में आने के बाद जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, और कुछ एप्लीकेशन इन्होंने इंस्टॉल करने के लिए बोला है, और वो ट्राई कर रहे हैं हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए। सिटी सेंटर जाने के लिए हमें बसें चेंज करनी पड़ेंगी। ये बस है, और हमारी एप्लीकेशन जो इन्होंने बताई थी उसमें अभी लॉगिन नहीं हो रहा हमारा, और अभी हम बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं भाई। ये मेरे पीछे आपको पूरा बस का व्यू नज़र आ रहा होगा। बस पूरी घूमती हुई चल रही है, क्योंकि यहाँ पे सिटी में ऐसे ही टर्न है। और इन्होंने ये नहीं कहा कि टिकट नहीं है तो भाई उतर जाओ, इन्होंने समझा दिया हमें कि ऐसे ऐसे बुक करनी पड़ेगी, और उससे पहले अगर हमारा स्टेशन आ जाएगा हम उतर भी जाएंगे भाई। पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस लेने के बाद हम लोग उतर चुके हैं सिटी सेंटर के अंदर, और हम 2 लोगों की टिकट 88 यहाँ के जो क्रोने हैं उसके अंदर पड़ी। वो लगभग 10 रुपये के आसपास का, तो 880 रुपये आप कह सकते हो कि 880 रुपये की हम लोगों को टिकट पड़ी भाई। और ये पूरा सिटी सेंटर मतलब कि बसेज आ रही जा रही वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे ट्राम भी चल रही है इस तरफ। और दूसरा क्या था कि ये जो टिकट हम लोगों को 880 उसकी पड़ी है इंडियन करेंसी के हिसाब से, ये 1 घंटे तक वैलिड है। 1 घंटे तक हम लोग राउटर के नाम से इनकी बस चलती है, उसके अंदर कहीं पे भी कोई से भी जोन के अंदर हम 1 घंटे तक घूम सकते हैं। और टिकट वैसे ड्राइवर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चेकर जब आ जाए तो चेकर को दिखानी पड़ती है कि भाई ये रही मेरी टिकट, नहीं तो वो अपने वहीं वाला हिसाब है उसका 10 गुना फ़ाइन काट देगा। हम लोग अभी जो घूम रहे हैं, हम लोग अपना जो वॉकिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिटी सेंटर ओस्लो के अंदर। और ओस्लो जो है वो नॉर्वे की कैपिटल है,
और नॉर्वे की जो पॉपुलेशन है ना, मतलब कि यार हमारे शहरों से भी कम पॉपुलेशन है, किसी छोटे से शहर की भी इतनी पॉपुलेशन मतलब हो सकती है। सिर्फ 55 लाख के आसपास जो है वो टोटल नॉर्वे की पॉपुलेशन है। और ओस्लो की पॉपुलेशन एक छोटा पार्ट ओस्लो का बोलते हैं, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं है, 7-7.5 लाख। और एक पूरा कंप्लीट ओस्लो जिसमें आसपास के एरिया को काउंट करते हैं 15 लाख के आसपास है भाई पॉपुलेशन सिर्फ यहाँ की। मतलब कि आप यूँ कहें कि ज़्यादातर हिस्सा नॉर्वे का कंप्लीट ओस्लो के अंदर ही रहता है। और यूरोप के ज़्यादातर देशों की तरह यहाँ पर भी जो है वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो ईसाई हैं। यहाँ की ज़्यादातर आबादी मतलब कि लगभग 65 से 70% के आसपास जो पॉपुलेशन है यहाँ की क्रिश्चियन है। और ये मेन स्ट्रीट है यहाँ की, वॉकिंग स्ट्रीट आप ये कह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 3 से 4% जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर भी बुद्धिज़्म वाले, हिंदुज़्म वाले। और स्वीडन की तरह यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने अपने जो अपना वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो नो रिलीजन लगभग 25% लोगों ने यहाँ पे भी नो रिलीजन को फॉलो किया हुआ है भाई। मतलब इनका कहना है कि हम भी भाई किसी धर्म को नहीं मानते। और दूसरा क्या है कि जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये ग्रेटर ओस्लो जो है उसकी पॉपुलेशन है 15 लाख के आसपास भाई ना, मेरे को कन्फ्यूज़न थी। ओस्लो की 7 लाख और ग्रेटर ओस्लो की 15 लाख के आसपास। तो मतलब कि यहाँ की 55 लाख में से आबादी तो ज़्यादातर ग्रेटर इसी ओस्लो के अंदर आ गई, तो ज़्यादातर हिस्सा इनका इसी के अंदर कवर हो जाता है भाई। सेल चल रही है भाई पिज़्ज़ा पे भी, पिज़्ज़ा पे तो नहीं सेल है, कपड़ों पे सेल है। इनके तो सेल के बाद भी इतने महंगे होते हैं यार। और जब से हम शेंगन टेरिटरी के अंदर एंटर हुए ना, तो सबसे ठंड वाली जो जगह मिली है हमें वो यही मिली है अभी तक। नहीं तो मतलब सिंगल टी शर्ट में ही काम चल रहा था। अभी है कि हाँ ऊपर कुछ पहनना पड़ रहा है, अदरवाइज ठंड लग रही है। और सिटी सेंटर के अंदर वॉक करते करते हमें हमारी जो नज़र है ये इसके ऊपर पड़ी भाई, जयपुर इंडियन रेस्टोरेंट। इंडिया वाले भाई कहीं पे भी चूकते नहीं हैं खाना खिलाने से और खाना खाने से भी ना, तभी तो बनाए हुए हैं इन्होंने। जस्ट सिटी सेंटर के अंदर ही है ये भाई। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नॉर्विश लैंग्वेज है। यहाँ पे नॉर्विश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और ओस्लो और आसपास के एरिया में जो ज़्यादातर लोग हैं ईज़िली इंग्लिश बोल पाते हैं। और इवन हम लोगों ने जब से हम यूरोप में एंटर हुए हैं, हम सुबह भी कुछ लोगों से मिले थे वहाँ पे कारावैन वाली साइड के ऊपर, तो लोग ईज़िली इंग्लिश बोल पा रहे थे। तो अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या हमें लैंग्वेज की आ रही थी, वो समस्या यहाँ आने के बाद तो दूर होगी भाई। सिटी सेंटर के बीचों बीच जो है ये एक स्टैचू बनाया गया है। ये स्टैचू है सिसिली का। और सिसिली ये पहला एक ऐसा स्टैचू है मतलब पूरी दुनिया के अंदर, जो एक वुमेन को जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और उसने लाइक दूसरी फीमेल को अवेयर करने के पर्पज़ से उसने नॉर्वे का जो लोकल यहाँ का अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उससे अपना एक इस तरीके के अपना रखा, उसको बोला कि मैं ऐसा कुछ चाहती हूँ जिससे दूसरी फीमेल भी है जो वो अवेयर हो। तो उसके बाद जो है उसने अपना खुद का ऐसा स्टैचू बनवाया था। और आज ये स्टैचू जो है बहुत सारी फीमेल के लिए प्रेरणा है, ताकि वो, क्योंकि ये 3 बच्चों की माँ थी जब उसे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डिटेक्ट हुआ था, तो दूसरी फीमेल को बचाने के पर्पज़ से, अवेयर करने के पर्पज़ से सिसिली ने अपना जो स्टैचू है वो यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे उसका स्टैचू जो है वो लगाया गया। ओस्लो में नेशनल थिएटर भी है, नेशनल थिएटर, और हम लोग जस्ट उसके सामने ही खड़े हैं। और इसके दोनों तरफ पे अलग अलग जो है कोई स्टैचू बनाए गए, जो भी मे बी यहाँ की कोई प्रमुख हस्तियाँ रही होंगी। और अभी यहाँ पे सुबह सुबह के अकॉर्डिंग यहाँ पे सफाई वगैरह का भी काम चल रहा है भाई इनका ना, चारों तरफ ये सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। यार हम लोग हैं कलाकार, और हम लोगों ने जब अपना ट्रिप बुक किया तो हमने लैंग्वेज नहीं चेक की, हमने स्पेनिश का ट्रिप जो है वो बुक कर लिया। अभी मैडम स्पेनिश में बोल रही है और अनिल को सिर्फ स्पेनिश समझ में आती है, तो वो मुझे ट्रांसलेट करके बताएगा। पूरे यूरोप के अंदर होपो खूब पॉपुलर है। और पर इन्होंने क्या है कि यार यहाँ पे ना बाकी सब लैंग्वेज लगाई हुई है, मतलब ज़्यादातर लैंग्वेज लगाई हुई हैं। लास्ट जिस कंट्री के अंदर हम थे उन्होंने होपो वालों ने जो था वो हिंदी लैंग्वेज लगाई हुई थी, पर इन्होंने नहीं लगाई यार, ये गलत किया इन्होंने। पीछे वाली जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये है ओस्लो का रॉयल पैलेस, मतलब कि ये यहाँ के राजा का घर है आप ये कह सकते हैं। और इसे अभी मतलब कि ना वैसे टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं किया जाता, बट कहते हैं कि गर्मियों में इसे ओपन किया जाता है। और टिकट वगैरह कितने की है क्या है मुझे उसका आइडिया नहीं है। और यहाँ पे सामने भी इन्होंने यहाँ के किसी राजा का स्टैचू लगा रखा है भाई। और चारों तरफ इसके पूरा ग्रीन पार्क है। पर एक चीज़ अच्छी, बिल्कुल सिंपल बना रखा है इन्होंने, कोई भी ज़्यादा वो नहीं कर रखा। चारों तरफ ग्रीन पार्क है
और कोई ज़्यादा वो सिक्योरिटी वगैरह वाला भी कोई सीन नहीं है, जैसे अपने वहाँ पे होता है ना कि भाई ओहो राजा का महल है यार, इसके तो आसपास भी आप फटक नहीं सकते। रॉयल गार्डन से आप देखेंगे ना पूरे सिटी का व्यू नज़र आता है भाई यहाँ से, मतलब कि जो मेन स्ट्रीट है जिससे हम लोग अभी चल के आए हैं ऊपर, पूरा स्ट्रीट व्यू नज़र आता है यहाँ से। मतलब राजा ऊपर बैठ के ना खिड़की में से भी देखता होगा, पूरे शहर की निगरानी रख लेता होगा भाई। और ये गार्ड ऑफ ऑनर, ये हर रॉयल प्लेस के बाहर होते हैं भाई। ये एक तो है यहाँ पे, दूसरे वाला पता नहीं कहाँ गया, दूसरे वाले का तो कैबिन खाली है भाई, ये अकेला ही काम चला रहा है। think I met the one, in a million hit the jackpot, finally did it, I won, yeah, till I search for something better, you're just too good to be true। ध्यान से देखना, इसके पैरों को ध्यान से देखो, ये आप इसके पैरों को ध्यान से देखो, देखो इसके पैरों में ना इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डाला हुआ है। और जैसे अपने गाँव में ना बुजुर्ग को पिला देते थे चांदी के कड़े, मतलब कुछ ना कुछ इसको डाला हुआ है, कुछ जो भी इसका वैक्सीनेशन का कुछ भी होगा। Can't find nobody else. There ain't no way you a runner-up, never take a single L. When it comes to beauty, nobody can beat। हम लोग ओस्लो में अभी जो एक फोर्ट को विजिट करने आए हैं, और भाई नाम अजीब सा ही, मतलब अलग सा ही है हमारे लिए। एकर्श कक्ष पता नहीं क्या है, एकर्श कश लिखा दे, हम लिख के दे देंगे साइड में भाई। ड्रोन वगैरह जो है वो बैन है यहाँ पे, तो अपने हाथ को ही उड़ाना है जितना उड़ा सकते हो। एकर्सस फोर्ट जो है वो काफ़ी हाइट के ऊपर बनाया गया था, और यहाँ से आप देखोगे ना पूरा सिटी का नज़ारा आपको बढ़िया से दिख सकता है। ओल्ड और न्यू सिटी दोनों ही यहाँ से नज़र आती हैं। और ये जो बिल्कुल हार्बर पोर्ट के ऊपर बनाया गया था, इट मीन्स कि पुराने टाइम पे इसको जो यूज़ करते थे ये लोग, ये नॉर्वे की प्रोटेक्शन के पर्पज़ से यूज़ करते थे इस वाले एरिया को। यहाँ से क्या रहता था कि जैसे बाहर से जो कुछ भी आक्रमणकारी वगैरह कुछ भी खुरापाती लोग आते होंगे, तो उसको मतलब कि निगरानी रखने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया करते थे। इसीलिए यहाँ पर ये देखो, ये ना उस टाइम की तोपें रखी हुई हैं इन्होंने, ये तोप भी यहाँ पे रखी हुई हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि अंदर जो है वो कई सारे यहाँ के राजा रानियों की समाधियाँ भी हैं, और लगभग 1299 मतलब कि 13वीं शताब्दी के आसपास में जो था इसका पहले निर्माण हुआ था। 17वीं शताब्दी में इसे जो है वो राजमहल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था, मतलब ये राजा के रहने का निवास जो था वो बना दिया गया था 17वीं शताब्दी में। वैसे इसका निर्माण पहले ही हो चुका था। तो इस किले के लिए हम लोगों ने मतलब विज़िट करने के लिए कोई टिकट विकेट नहीं दिया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट इस किले को विज़िट कर सकते हो, और ये ओपन रहता है पूरे वेदर, मतलब कि पूरे सीज़न में सबके लिए ओपन रहता है। सीज़न का मतलब कि यार ये हर टाइम ओपन रहता है। ये किला हर तरीके से यूज़ किया जा चुका है, आर्मी पर्पज़ से भी पुराने टाइम पे भी, और रहने के हिसाब से राजाओं वगैरह के द्वारा भी, और फ़िलहाल जो है एज ए म्यूज़ियम के तौर पे लोगों के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। और इसकी मोटी मोटी दीवारें, या फिर ऊपर से यूँ कहें कि जो इसकी ये जहाँ से लोग देख रहे हैं अभी, तो ये रक्षा पद्धति के तौर पे यूज़ करते थे ये लोग। यहाँ से ये जो गुफा बना रखी है नीचे से प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने वो बना रखा था। ये मे बी इनका नीचे ना समुद्र की तरफ जाने का रास्ता होगा, और फिलहाल तो इन्होंने इसे बंद किया हुआ है, ताला लगा रखा अभी तो। देखो ये जो है किले को प्रोटेक्ट करने के लिए गन वगैरह के लिए यहाँ पे इन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए हुए थे। जैसे इधर से समुद्र नज़र आ रहा है यहाँ से, और ऐसे इन्होंने आगे उस तरफ भी बनाए हुए हैं, और यहाँ पे गन पॉइंट दिए हुए हैं इन्होंने, जिससे ये मतलब कि कोई एंटर ना करे इनकी इस एरिया में। देखो अपने वहाँ राजस्थान में यार हर किले में ऐसी ही चीज़ें
खूब देखी है हम लोगों ने ना। आगे इसका लास्ट पॉइंट भाई, यहाँ से मतलब ये आखिरी मतलब कि सबसे पहली निगरानी, सबसे पहले तोहफा गोला यहाँ से दागते थे कि लो भाई तुम यहीं से वापस कट लो, नहीं तो फिर ऊपर वाले भी हैं संभालेंगे जो। ये जो है इसका पीछे से व्यू है बिल्कुल। बहुत घूम लिए किले में जिसका नाम भी याद नहीं हमें। अब चलते हैं फटाफट से यहाँ से भाई, किसी और जगह वो घूमते हैं जाके। किले से बाहर निकलते ही यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग का पॉइंट बना रखा है भाई। वार के बाद की एक फ़ीमेल जो सिपाही है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी एक टांग नहीं है और बैसाखियों के सारे और अपने सारे सामान को वो वार को फिनिश करने के बाद वापस लौट के आ रही है। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर ग्लोरी के नाम से, ग्लोरी विद डक। यहाँ पर पेरेंट्स ये वाली साइकिल भी यूज़ करते हैं और आप ये देखो कि ये वाले भी। बच्चों को इसमें बैठाया और चल मेरे भाई, एक पीछे एक आगे या दो आगे, जैसे मर्जी कर लो। हम लोग कल स्वीडन में थे और आज जैसे हम नॉर्वे के अंदर हैं, तो करेंसी वैल्यू इंडिया की करेंसी के कंपैरिजन में लगभग सेम सी है, 9 रुपये के आसपास का। पर यहाँ पे भाई उससे काफ़ी महंगा है। डीजल का रेट महंगा है, टैक्सियों की गाड़ियों के रेट महंगे हैं। बस हम थोड़ी देर 15 मिनट 10 मिनट के लिए बैठे थे, 850 रुपये हम दोनों लोगों के लग गए। तो मतलब कि महंगा है यहाँ पर उसके कंपेयर। और होटल तो भाई साहब सस्ते वाला होटल लगाया था हमने फ़िल्टर में, सस्ते वाला होटल आ रहा था 16,000 20,000 का। तो 16,000 का सिटी से 40 किलोमीटर दूर, 20,000 का सिटी से 30 किलोमीटर दूर। इतना महंगा है ये शहर ना, स्विट्ज़रलैंड को भी माफ़ कर रहा है शहर तो। और हमारी आज की जो फाइनल डेस्टिनेशन, या यूँ कहें कि ओस्लो का जो फाइनल पॉइंट हम लोगों को विज़िट करना है, वो ये है ओपेरा हाउस। इसमें लोग यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहे हैं, रैंप की तरह यूज़ कर रहे हैं इसको। और वो ऊपर छत पे जाके लोग सिटी व्यू देख रहे हैं। हम लोगों को तो यार इतनी हालत अभी खस्ता हो रखी है। आपको खस्ता क्यों होगी? रात को गाड़ी में सोए थे यार, टांगे प्रॉपर तरीके से सीधी भी नहीं हुई। और आप कहोगे क्यों नहीं, गाड़ी में क्यों सोए थे, होटल क्यों नहीं लेके सोए? 20,000 रुपये का होटल 4 घंटे के लिए, बताओ यार, क्या पागल कुत्ते ने काटा था हमें? थोड़ा सा कम सो लेंगे, क्या दिक्कत है। एक्चुअली में इसको जब बनाया गया था तो इसको इस तरीके से बनाया गया था कि ये ऐसा लगे कि जैसे ना एक ग्लेशियर हो, मतलब कि समुद्र के बीच में से बर्फ़ का पहाड़ जो उठ रहा हो, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो वाइट दिया गया था। और ये एक ऐसी बिल्डिंग है ओस्लो में जिससे आप ना ऊपर जाके 360 का व्यू देख सकते हो। और इसके लिए ऊपर जाने के लिए एज ए रैंप के तौर पे लोग यूज़ कर रहे हैं, ऊपर गए हुए हैं। इसकी कोई टिकट नहीं है। और यहाँ पे जो भी यहाँ के लोकल जैसे ना बैले डांस वगैरह के या ओपेरा उसके डांस के ये शो वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे, उसी के नाम पे इसका नाम ओपेरा हाउस रखा है इन लोगों ने। और इसका बेसिकली ये देखोगे ना आप, चमक ऐसी दिखा रखी है इसमें। ये ग्रेनाइट की वजह से, किसी पत्थर की वजह से है कि ऐसे लगे कि जैसे कोई ग्लेशियर है समुद्र के बीच में। ऊपर जाने की हिम्मत तो है नहीं, पर एक बार तो जाके देख के आएंगे 360 व्यू कैसा दिखता है ओस्लो का ना। वैसे तो उस फोर्ट से भी दिख रहा था काफ़ी कुछ, पर ये कह रहे हैं कि यहाँ से 360 का व्यू आता है। ये तो नीचे का है, ऊपर का थोड़ी है। ऊपर का तो ऊपर जाके आएगा। और ये अंदर अगर नज़र आया तो रिफ्लेक्शन कहीं कम हुई तो वो दिखेगा आपको, वुडन का बना हुआ हॉल। ये जो अंदर हॉल नज़र आ रहा है आपको, ये ग्लासेस के पीछे है। एक्चुअली में इसके अंदर परफॉर्मेंसेस होती हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर ऐसा बना हुआ है, ये ओपेरा हाउस है। इसके अंदर जो है ऐसी दिखती है ऊपर से ओपेरा हाउस की छत भाई, गोल गोल से बनाई हुई। हवा बहुत तेज़ है यार यहाँ ना, हवा का फ्लो तो एकदम ही उड़ा के ले जाए। ऐसा व्यू आता है भाई ऊपर से ना ओपेरा हाउस की छत से ओस्लो का। एकदम तेज़ हवा, उड़ते हुए पक्षी, और इधर ओस्लो सिटी। और वहाँ नीचे खड़े होकर कमेंट्री कर रहे थे कि भाई ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, पर आ गए, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी ना। इसका 360 का व्यू आता है, मतलब कि चारों तरफ से जाके इसमें ओस्लो को देखा जा सकता है। पर हम चारों तरफ नहीं जाएंगे भाई, यहाँ आगे बस अभी गाड़ी के लिए निकलेंगे हम लोग यहाँ से। तो लो जी, हम लोग पहुँच गए हैं अपनी उसी लोकेशन पे। रूटर करके लिखा हुआ था उस बस के पीछे भी। यहीं से हम लोगों ने अपनी जो जर्नी थी वो शुरू की थी, और यहीं से बस लेके हम जो है अपने जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है वहाँ पहुँच जाएंगे। ये सिटी सेंटर का लोकेशन है, और पूरे ओस्लो में कहीं पे भी आपको जाना हो
यहाँ पे अलग अलग जोन की आपको पूरी जगह की बसेस मिल जाएंगी आपको। और टाइम शेड्यूल हम लोग ऑनलाइन गूगल मैप के ज़रिए भी देख सकते हैं, और इनकी भी वेबसाइट है। और टिकट बुक करने के लिए हम लोगों ने राउटर की ऐप थी, वो एप्लीकेशन डाउनलोड की और उसमें अपना क्रेडिट कार्ड फिर डेबिट कार्ड हमने DCB बैंक वाला, जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते फॉरेक्स वाले, वो रजिस्टर्ड किया और उसके थ्रू हम लोगों ने अपनी टिकट बुक की है। और एक जोन की जो टिकट बुक होती है वो 1 घंटे के लिए भाई 88 यहाँ के जो करोन है उसके अंदर होती है। 9 से 10 रुपये का रेट रहता है यहाँ पे। सारे ओस्लो में, ओस्लो ग्रैंड में कहीं पे भी जाना हो वो मिल जाएगी। वो आगे हमारी 74 नंबर वाली, इसमें जाना, हमें इसमें बैठेंगे अभी। ये लेके जाएगी हमारे को जहाँ पे कैंप साइट पे हमें जाना अपनी गाड़ी पिक करने के लिए। हम लोग अब निकल चुके हैं कोपेनहेगन के लिए, और जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। और लगभग हमें यहाँ से 600-625 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहने वाला है, और लगभग 7 घंटे हम लोगों को लगेंगे अगर हम रन थ्रू जाते हैं। पर हम लोगों को बीच में कम से कम 1 ब्रेक या 2 ब्रेक कम से कम लेने पड़ेंगे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने लगभग 700 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल किया था, और आज भी ये लगभग 700 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल है। इस ट्रैवल के अलावा भी, क्योंकि हम सिटी के अंदर भी कम से कम 15 किलोमीटर का हम लोग कम से कम वॉकिंग टूर करके आए हैं। तो एक नई कंट्री, एक नई वाइब्रेशंस को लेने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं, और रास्तों को एंजॉय करते हुए चलेंगे, और आप व्लॉग को एंजॉय करते हुए चलना। You're just too good to be true. Ain't nobody like you. Ain't nobody like you, like AM to PM. All that I'm loving, all that I'm wanting. Ain't nobody like you. हम लोग जो है वो नॉर्वे से अभी स्वीडन में एंटर करेंगे, और आप देखोगे यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है ट्रकों की। और ये लाइन लगने के पीछे रीज़न क्या है कि आगे जो है यहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन का वो है, बॉर्डर है। नॉर्मली जो विजिटर हैं, मतलब कि जिन्हें कुछ डिक्लेयर नहीं करना, उनके लिए लाइन नहीं है ये। जैसे हम लोग जो जा रहे हैं, हम लोगों को कोई मतलब कि आई थिंक कहीं वीज़ा वगैरह चेकिंग का कोई ऐसा ऑप्शन होना नहीं चाहिए 99% तो। पर ये जो लाइन है, ये जिन्होंने कस्टम डिक्लेरेशन करना है, ये उन ट्रकों की लाइन है। मतलब इनको अपने कोई पेपर वगैरह को सबमिट करके ये आगे बढ़ते होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी खासी लंबी लाइन है भाई, क्योंकि बॉर्डर अभी भी थोड़ी सी दूर है। और मुझे लगता है कि ये जो नदी है, शायद ये कहीं इन दोनों कंट्रीज़ को अलग ना करती हो। हाँ, ये देखो, ये आ गया ना, बोर्ड आया है। ये स्वीडन को हम स्वीडन लिखते हैं, ये इनकी लैंग्वेज में ये सवरीग ऐसे करके लिखते हैं, सवरीग। ये देखो, ये कस्टम वालों की तरफ जा रहे हैं सारे ट्रक जो हैं। हम लोग नॉर्मल लोग जो हैं वो सीधे निकल जाएंगे नथिंग टू डिक्लेयर वाली लाइन में। भाई ये हम लोगों को अभी बहुत बड़ा जाम जो है वो शो हो रहा है, और ये शायद कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है आगे, मतलब कि कोई रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से जाम, यार इतना बड़ा जाम। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है लगभग 21 मिनट जो है इस नेविगेटर के अकॉर्डिंग हमें एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। 21 मिनट का जाम है ये। खिसक तो रहा है धीरे धीरे, पर 21 मिनट इसमें हमारे, और यूरोप जैसी कंट्री में 21 मिनट का मतलब ये होता है कि 35 से 40 किलोमीटर आप चल सकते हो। ये भाई यहाँ पर एक तरफ एक्सीडेंट हो रखा है और दोनों एयर बैग खुले हुए हैं। पुलिस आ रखी है यहाँ पे, जिसकी वजह से अब जब तक ये पूरा प्रोसेसिंग नहीं होगा, उस तरफ वाला जाम तो भाई लगा ही हुआ है। और इसका इम्पैक्ट हमारी साइड में क्यों पड़ा हुआ ये मुझे नहीं पता। हमारे वाला अब क्लियर हो गया, पर ये साइड वाला जो है ये तो बहुत बड़ा जाम है यार। अभी भी चल ही रहा है ये वाला जाम तो। हम लोगों ने लोगों को झगड़ा करते हुए, बहस करते हुए नहीं देखा। शायद से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और ये लेडीज जो है इनकी ट्रक की फ़ोटो खींच रही है और ये मना कर रहा है।
और ये दोनों नीचे उतर के सड़क के ऊपर पता नहीं वो क्या बता रहे हैं कि ये कैसे क्या कर रहे थे, क्या कर नहीं कर रहे थे। और वैसे तो हम लोगों ने ऐसा देखा नहीं यहाँ पे कहीं पे भी ना कि लोग आपस में, जैसे हमारे वहाँ तो घसुंडम घसूड़ हो जाते हैं लोग, यहाँ तो स्मूथली डिस्कशन कर रहे हैं भाई। ओस्लो से चल के भाई अभी पहला ब्रेक हम लोग ले रहे हैं और लगभग अभी यहाँ से जो है कोपनहेगन हमने जो जिस लोकेशन पे जाना है वो 222 किलोमीटर है, मतलब 2.25 घंटे के आसपास हम लोगों को लगेंगे अगर हम लोग नॉन स्टॉप चल रहे हैं तो उस केस में। और हम लोगों को कोपनहेगन जाने के लिए E20, ये एक स्वीडन में बहुत बड़ा हाईवे है, वो हाईवे लेके हम लोग जा रहे हैं। और ये मैं आपको एक नेविगेटर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला पॉइंट है माल्मो, ये है स्वीडन के अंदर, और हम लोगों को जाना है कोपनहेगन। ये आई थिंक ये वाला जो सबसे ये फ्लाईओवर जो है ना E20 ये जो दिखा रहा है E20 ही हाईवे हम लोग लेके जा रहे हैं भाई। इसके ऊपर सबसे बड़ा टोल आएगा, वो टोल कितने का होगा वो मैं आपको वहाँ जाने के बाद बताऊँगा। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, हम लोग कल भी स्वीडन के अंदर थे, फिर हम लोग गए वहाँ से नॉर्वे ओस्लो घूमने के लिए, और अभी भी हमारा जो ज़्यादा टाइम जो चल रहा है वो स्वीडन के अंदर ही चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि हाँ हमें मतलब एक नई कंट्री को एक्सप्लोर करना था। अदरवाइज़ हम लोग, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर थे, तो हम लोग बहुत ईजिली यहाँ से कोपनहेगन आ सकते थे। बट ओस्लो जाने के लिए हम लोग पहले उस तरफ गए 700 किलोमीटर, फिर 700 किलोमीटर के आसपास इस तरफ आए। और अभी का क्या प्रोग्राम है हम एक बार टी ब्रेक के बाद आपको शेयर करते हैं कि हाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं हम कोपनहेगन। लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर जो है हम लोग चल चुके हैं, और ये वाला हाईवे जो है ये लेके आए हम लोग, और गाड़ियाँ क्या उड़ती हुई जा रही हैं भाई ना यहाँ से, मतलब कि पूरी सुपरफास्ट उड़ती हुई जा रही हैं। और दूसरा क्या है कि ये और ज़्यादा इसलिए भी ऐसी लगती हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ है यहाँ पे। अभी भी मैं खड़ा हूँ, मतलब बहुत तेज़ हवा लग रही है यहाँ पे। और यहाँ पे भी जैसे कजाकिस्तान में अगर आपको ध्यान हो, रशिया के कुछ पार्ट में भी शायद था कि गेहूं की खेती मतलब कि कटने के कगार पे थी, तो यहाँ पे भी जो है गेहूं अभी पक चुकी है बिल्कुल, कई जगह पे पीछे कट भी रही थी, और अभी ये वाली भी बिल्कुल मतलब सूख के पक चुकी है, कटने के कगार के ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ हम लोग कोपनहेगन जा क्यों रहे हैं। कोपनहेगन वैसे भी जाना था हमने, क्योंकि हमने शेंगन को मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं शेंगन की वो कवर करनी है। बट एक्चुअली में क्या है कि मेरा कज़न रहता है कोपनहेगन में, और आज रात जो है मैं उसी के पास स्टे करने वाला हूँ। आज रात का जो डिनर है मेरा, मतलब मैं यूँ बोलूँ कि जब से इंडिया से निकला हूँ इतने दिनों के बाद, 1 महीने से ज़्यादा के बाद जो है आज हम घर का खाना खाएंगे। और फिर दूसरा क्या है कि अपनी हाइलेक्स का भी हम लोगों ने सोचा है कि एक तो इसके एयर प्रेशर हम लोग एक बार वहाँ पे चेक करवा लेंगे, और इसका व्हील बैलेंसिंग का एक बार वहाँ पे चेक करवा लेंगे उसके पास, क्योंकि उसको थोड़ा सा आइडिया है, वो जानता है 1-2 मैकेनिक को, तो उससे हम एक बार व्हील बैलेंसिंग वगैरह जो है इसकी चेक करवा लेंगे। और अगर मौका पड़ा तो यार सबसे इम्पोर्टेंट ये कहेंगे कि उसको ना अगर हो सके तो इसको धुलवा लेंगे हम लोग। बाकी तो बरसात भी अपना काम कर देती है, बट नीचे पानी वानी लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये पीछे वाला हिस्सा भी जो है ना, ये हर रोज़ मतलब कि ऐसा हो जाता है मटमैला सा, और फिर गाड़ी जो चमकती हुई सी अच्छी लगती है भाई, वैसे अच्छी नहीं लगती। तो अभी बस टी पी के अपनी और निकलेंगे फटाफट से यहाँ से, और लगभग वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग 10:30 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे। एक और चीज़ आपसे बात करते करते, देखो हम लोगों को लगता है यार गंदगी जो है वो कुछ मतलब कि कंट्रीज़ के अंदर ऐसा रहता है कि नहीं यार यूरोप के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो नहीं करते। हाँ नो डाउट काफ़ी चीज़ें हम लोगों को इनसे सीखने की ज़रूरत है, बट बावजूद उसके भी कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो साफ़ सुथरी जगह पे गंदगी डाल के जाते हैं यार। तो कोई बात नहीं, लोगों को अपना काम करने देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, हम अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं, और आप हमारे व्लॉग को एंजॉय करते रहिएगा। पर हम लोगों ने कोपनहेगन पहुंचने से पहले लगभग अभी है 70-80 किलोमीटर का गैप, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अपना डीजल जो है यहीं डलवाएंगे। और आपको पता भी यार 30 रुपये के आसपास का कम से कम फ़र्क आ रहा है, 25 से 30 का भी लगाऊं तो अगर 60 लीटर डीजल आया मेरी गाड़ी में तो 1800 रुपये का फ़र्क पड़ता है। 1800 का मतलब कि 10-12 रुपये का मतलब कि डीजल जो है वो एडिशनल अपनी गाड़ी में डल जाएगा। और यहाँ पे डीजल का रेट जो है वो 16.34 है यहाँ के, तो मोटा मोटा सा लगभग 150 रुपये के आसपास का है। तो यहाँ 150 रुपये के आसपास का है, वहाँ 175 से ऊपर है भाई उसमें कोपनहेगन में ना। तो डीजल डलवाते हैं अपना, और टैप एंड पे का ऑप्शन है यहाँ पे, वो यूज़ करेंगे। और कल वाले रुपयों की तो अभी तक वसूली पड़ी हुई है भाई, वो पैसे 22,000 समथिंग कटे थे, और 8-8,500 का डीजल था हमारा। बाकी पेमेंट अभी तक वापस नहीं आई यार, प्रोसेसिंग करके देखते हैं। टैप एंड पे वाला ऑप्शन ही यूज़ कर रहे हैं हम लोग आज भी।
और ये हो गया आई थिंक। अब ये क्या कह रहा है 1500। भाई हमने 9000 SC के रिजर्व कर दिए इनके पास अपने बर्दोनी को हमारा टैंक। अब देखते हैं चुन्नी ठन्नी का डीजल देंगे भी या नहीं देंगे। पता चला कह रहे हैं कि ना भाई साहब चला नहीं, इसका मतलब वो हुआ नहीं, वो उनके हजम नहीं हुआ भाई। इनको इतने अमीर आदमी कौन आगे तो दोबारा ट्राई करते हैं भाई। भाई बड़ी जद्दोजहद के बाद जो है डीजल निकलना शुरू हुआ हमारे नाम का। और हमने 800 जो यहाँ की करेंसी है डेनमार्क की, वो रिजर्व की है इनके पास। डेनमार्क की नहीं यार, यहाँ सारा जहाँ डेनमार्क हाँ होच पोच हो रखा है सारा सिस्टम। तो भाई 800 का पहले डाला था, 100 का और रिजर्व किया है। और हम तो सोच रहे थे 100 में आ जाएगा 10 लीटर के आसपास। आओ गलत सोच रहे थे भाई हम तो 20 का रेट है ना यहाँ, तो हम तो वो सोच रहे थे 16 का रेट है ना, हम 10 का रेट सोच रहे थे। 6 लीटर आएगा। चल 6 लीटर बहुत है फिर। तो लो भाई टोटल आ गया हमारी गाड़ी में लगभग 56 लीटर के आसपास डीजल। बहुत है भाई, हमने बचा लिया लगभग 1500 से 1800 रुपये के आसपास। हिसाब किताब बाद में बैठ के लगाएंगे। भाई कवितो है ये, कह रही इस पर्ची है कवितो, कौन से पंप उसकी निकालनी को 4 नंबर की पर्ची निकाला था। तो ये होगी भाई दोनों पर्ची हमारी इकट्ठी। और भाई कसूती ठंड होगी यहाँ। अच्छा एड ब्लू भी ट्राई करना है यार, एड ब्लू भी डाल के देख लेते हैं हम एक बार ना। एड ब्लू भर लेते हैं, हमारी गाड़ी में चल गया तो एक बार इसका पंप का सिस्टम देख लेते हैं। तो जी अपनी हाइलेक्स में पहला यूरोप का एड ब्लू जो है वो सीधा पंप के थ्रू डलने वाला है। अदरवाइज हम लोग जैसे अपने साथ कैनिया लेके आए हैं, तो अब ये पहला एड ब्लू है जो हम लोग डायरेक्टली पंप के साथ डाल रहे हैं यहाँ से भाई। और यहाँ पे लगभग 100 रुपये के आसपास का है एड ब्लू का कॉस्ट। और अभी हमने जो है मतलब कि क्योंकि आधे से थोड़ा सा ऊपर थी, हमें लगा कि भाई भरवा लेते हैं इसमें ना, जितना आता है उतना तो डाल लेते हैं एक बार। बट बहुत स्लो जा रहा है यार, पता नहीं तो हमें नहीं डालना आ रहा, बहुत ही ज़्यादा स्लो रेंग के चल रहा है। चलो भाई एड ब्लू वाला भी टैंक जो है वो फुल हो गया अब अपना, ये भी चिंता मुक्ति। लोगों का भाई पहला जो है कार्ड मतलब कि हमारा पहला टोल टैक्स आ गया यहाँ पे। और हम लोगों को अपना कार्ड जो है वो लेना है यहाँ से। और हम देख रहे हैं कि कौन सी लेने में लगे, कैश वाली में लगे या कार्ड वाली में लगे। कार्ड एंड कैश दोनों इसमें लगते हैं भाई। स्लिप लेते हैं, आगे जाके पे करना होगा या यहीं से पे होगा वो देख लेंगे। ओस्लो से कोपनहेगन हम लोग आ रहे हैं और अभी रास्ते में पहुंच जाएंगे आधे घंटे तक ना कोपनहेगन में। और यहाँ पे हमारा स्वागत पता किससे हुआ, 5000 रुपये का टोल टैक्स लगा भाई, मोटा सा 5000 रुपये का, मतलब 510 डेनिश क्रोने का DKK लिखा आ रहा है। अब 5000 का टोल लगा यहाँ पे हमारा। और है कितनी देर का, सिर्फ मेरे मुश्किल से ना 25 से 30 किलोमीटर का होगा। ये एक फ्लाईओवर बनाया हुआ उन्होंने, उसका टोल टैक्स है ये वाला दिख रहा है आगे ना। ये मतलब कि एक नहर से के ऊपर है ये, पता नहीं ये समुद्र है, समुद्र के ऊपर है ये। इस 25 से 30 किलोमीटर के लिए 5000 रुपये भाई पे कर रहे हैं हम इन लोगों को। तो डेनमार्क में आप सबका स्वागत है। हम लोग ऑफिशियली डेनमार्क एंटर कर चुके हैं और ये लास्ट टनल है। इसके बाद आई थिंक डेनमार्क का कोपनहेगन का एयरपोर्ट, और लगभग 20 मिनट में हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। बहुत दिनों के बाद भाई आज भारतीय खाना खाने को मिलेगा रात को 11 बजे के बाद। तो बहुत ही अमेजिंग सफ़र रहा आज का हमारा। लगभग हम लोगों ने 7 घंटे के आसपास का ड्राइव किया, ओस्लो को एक्सप्लोर किया और चलते हैं, पहुंचते हैं अपनी मंजिल पे।